अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू डिफेंस रिएक्शंस। तो आज हमारे पास एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो की रिक्वेस्ट आई है एंड ये जो रिक्वेस्ट है वो हमारी एक सब्सक्राइबर ने ही की है। एंड वैसे तो ये एक पुरानी वीडियो है, आप सामने देख सकते हैं। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन है इंडियन राफेल वर्सेस 5 पाकिस्तानी PL-15E मिसाइल्स। सो ये रिक्वेस्ट आई है, इसके ऊपर आज हम लोग जो है वो रिएक्शन करने वाले हैं। एंड इसी के साथ मैं बताता चलूँ कि अगर आप चाहते हैं कि हम किसी वीडियो के ऊपर रिएक्ट करें तो सिंपली आप कमेंट सेक्शन में जो है वो मेंशन कर सकते हैं, उसका लिंक पेस्ट कर सकते हैं, ताकि फिर हम कोशिश करेंगे कि आपकी रिक्वेस्ट के ऊपर उस वीडियो के ऊपर रिएक्ट करें। तो ये हमारे पास जो है वो रिक्वेस्ट आई है, तो इसके ऊपर आज हम रिएक्ट करने जा रहे हैं। तो लेट्स सी। आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका ये स्वागत उनका है। इंट्रो है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय वायुसेना के रफाल फाइटर जेट्स के बारे में और PL-15 के खिलाफ इनकी परफॉर्मेंस को लेकर। ऑपरेशन सिंदूर के पहले दिन जब भारत की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया गया था, तो भारतीय वायुसेना पाकिस्तान के अंदर 9 जगहों पर जाकर स्ट्राइक करके आई थी और इन स्ट्राइक्स को पाकिस्तान किसी भी तरीके से रोक नहीं पाया था। हालांकि पाकिस्तान के अलग सही। अलग तरीके के क्लेम्स हैं। कहीं वो कहते हैं कि उन्होंने भारत के 5 फाइटर जेट मारकर गिराए थे, कहीं कहते हैं 6 और कहीं कहते हैं 7। एक मोमेंट के लिए यार ये देखो, जब आपने मॉडर्न कॉम्बैट की हिस्ट्री में, मॉडर्न कॉम्बैट के पूरे एरा के अंदर एक सबसे बड़ी फाइट लड़ी हो तो उसके रिजल्ट्स को आपको कंपाइल करने में टाइम लगता है, ठीक है। बिकॉज सब कुछ एक साथ इतने बड़े लेवल के ऊपर इतनी बड़ी इतनी ज़्यादा इंटेंसिटी में हो रहा होता है, तो यू नेवर नो कि आपने वेपन एम्प्लॉय किया हो, वो हिट किया हो या ना किया हो। 5 तो इनिशियल में पाकिस्तान ने 5 इस वजह से रखे थे क्योंकि इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में वो 5 जो है वो क्लियर हो गए थे, कंफर्म्ड हुए थे। उसके बाद जैसे-जैसे जो है वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन हुई ऑब्वियसली पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से, तब हमें पता चला कि नहीं, और भी एयरक्राफ्ट थे जो उस टाइम के ऊपर रेडार से गायब हुए। तो दैट इज़ व्हाई यू आर सीइंग के कभी पहले हम लोगों ने 5 एयरक्राफ्ट क्लेम किए, फिर 6 किए और अब 7, और फिर जो है वो 8वां भी हमने नहीं बल्कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने क्लेम किया है, जिसको उन्होंने एज अ सिंप्लीफाई किया था कि एयरक्राफ्ट डैमेज हुआ था, उसको राइट ऑफ कर दिया गया, यानी कि वो रिपेयर नहीं हो सकता, ठीक है। तो इस वजह से आप यहाँ पर चेंज एंड नंबर देख रहे हैं। अगर आप पाकिस्तान के इस क्लेम को मान लेते हैं, तो क्वेश्चन उठकर आता है कि फिर पाकिस्तान में स्ट्राइक्स हुई कैसे। इन सभी स्ट्राइक्स के वीडियोस पब्लिक हैं और आफ्टरमाथ की जो सिचुएशन है वो भी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर आई लिटरली, मतलब मुझे इस बंदे की लॉजिक की यहाँ पर समझ नहीं आई। मतलब आपकी एयरफोर्स जो है वो पहले एक अग्रेसिव मिशन के साथ आती है, ठीक है, और अपने आप को वो एक स्टैंड ऑफ रेंज के ऊपर रखते हैं, ठीक है, अपनी टेरिटरी में। और जब एयरक्राफ्ट अपनी टेरिटरी में होता है तब लिटरली दूसरी एयरफोर्स जो है वो कुछ नहीं कर सकती, ठीक है। आरओई यानी कि रूल्स ऑफ एंगेजमेंट परमिट नहीं करते कि जब तक फॉर एग्जांपल इंडिया का एयरक्राफ्ट उनकी अपनी एयर स्पेस में है, 100 किलोमीटर का यहाँ पर डिस्टेंस है, तो पाकिस्तान एयरफोर्स किस तरह से वेपन लॉन्च कर सकती है, ठीक है। आपने अपने एयरक्राफ्ट को स्टैंड ऑफ रेंज के ऊपर रखकर उनसे वेपन रिलीज करवाए, लेकिन जब उसके बाद वेपन रिलीज हुए, कंफर्मेशन इस चीज की आई, तब पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपने रूल्स ऑफ एंगेजमेंट को चेंज किया एंड तब हमने आपके जो एयरक्राफ्ट हैं उनको गिराना स्टार्ट किया। 1 डाउन, 2 डाउन, 3 डाउन, 4 डाउन, वो सब आपको फिर पता ही है। तो ये चीजें यहाँ पर होती हैं कि रूल्स ऑफ एंगेजमेंट आपको परमिट नहीं करते कि जब तक कि एयरक्राफ्ट कोई हॉस्टाइल एक्शन परफॉर्म नहीं करता आप उसके ऊपर शूट नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पर जिस लॉजिक की बात हो रही है, मतलब मेरी तो समझ से वो बाहर है कि ये बंदा जो है वो कहने की क्या कोशिश कर रहा है, और मतलब कुछ लॉजिक ही नहीं यहाँ पर बन रही कि मतलब क्या कह रहे हो के यार। वीडियोस पब्लिक हैं और आफ्टरमाथ की जो सिचुएशन है वो भी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर अभी देख रहे हैं। ऐसे में क्वेश्चन उठता है कि अगर पाकिस्तान एयरफोर्स भारतीय वायुसेना के खिलाफ लड़ सकती थी तो इन अटैक्स को रोक क्यों नहीं पाई। भारतीय वायुसेना की तरफ से किसी भी अगेन, यहाँ पर अगर इंडियन एयरफोर्स की जगह पाकिस्तान एयरफोर्स होती तो आप हमारे अटैक को ना रोक पाते, सिंपली बिकॉज देयर इज अ डिफरेंस इन रूल्स ऑफ एंगेजमेंट। आप पहले किसी भी एनिमी एयरक्राफ्ट के ऊपर फायर नहीं कर सकते, ठीक है। तो पहली हिट जो है वो हमें लेनी थी, उसके बाद जो हमने आपका हाल किया फिर उसको दुनिया ने भी देखा है, उसको जो है वो फिर सबने देखा है, वो सब चीज सबको पता है। तरीके का सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस नहीं किया गया था और वायुसेना प्रॉपर पाकिस्तान के अंदर जाकर अटैक करके वापस आई थी। कुछ इसी दिस इज फैक्चुअली रॉन्ग। आपके एयरक्राफ्ट जो है वो 100 किलोमीटर का डिफरेंस रख के पाकिस्तानी बॉर्डर से गए थे, बिकॉज उनको पता था कि इस दफ़ा पाकिस्तान एयरफोर्स के पास लॉन्ग रेंज की BVR कैपेबिलिटी मौजूद है, और इवन उसके बाद भी आपने जो है वो अपने एयरक्राफ्ट शॉट डाउन करवाए।
लेकिन द फैक्ट इज आप कॉशियस थे, लेकिन उतने ज़्यादा नहीं थे जितना कि, क्योंकि आपको पाकिस्तान एयरफोर्स की कैपेबिलिटी का अच्छे तरीके से पता नहीं था। आप लोग 145 किलोमीटर PL-15 की रेंज को डिसाइड करके गए थे, लेकिन वो वेल अबव 200 किलोमीटर थी। इसी तरीके की कोशिश अगले कुछ दिनों तक पाकिस्तान की तरफ से की गई थी, लेकिन पाकिस्तान भारत में कोई भी ऐसा जगह नहीं दिखा पाया है जहां पर उनकी स्ट्राइक सक्सेसफुल हुई हो, यानी कि भारतीय वायुसेना के मल्टीपल इसके वीडियो एविडेंसेस मौजूद हैं कि मल्टीपल लोकेशन से, इवन 25 प्लस लोकेशंस के ऊपर, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर स्ट्राइक्स हुई हैं। एंड इंटरनेट के ऊपर सब कुछ अवेलेबल है, मुझे मतलब इवन यहाँ पर शोकेस करने की जरूरत नहीं है। कॉम्बैट एयर पेट्रोल पूरी तरीके से अपने मिशन में सक्सेसफुल रहे और पाकिस्तान एयरफोर्स एक भी मिशन ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर पाई है। इसके उलट भारतीय वायुसेना पाकिस्तान भाई मतलब यार के अंदर देखो, पहले 9 जगहों पर हमारा हमारा जो जैसे आपने स्ट्राइक को परफॉर्म किया, हमारा मिशन था टू इन्फ्लिक्ट कंसिडरेबल लॉस ऑन यू, ठीक है, जो आपने किया है, ठीक है। डेटरेंस, सबसे पहले हमने अपनी एयर स्पेस को सिक्योर किया, ठीक है, एंड देन वी स्ट्रक बैक। और जब हमने फिर स्ट्रक बैक किया तो 7-0 या फिर 8-0, वॉट एवर यू वांट टू से इट, तो ये स्कोर जाकर निकला। सक्सेसफुल स्ट्राइक करती है और बाद में जब चीजें एस्केलेट होती हैं तो फिर से पाकिस्तान के अंदर 11 जगहों पर स्ट्राइक करती है। इस पूरे एपिसोड में पाकिस्तान की तरफ से केवल एक क्लेम किया जाता है कि उन्होंने भारत के 4-5 फाइटर जेट मारकर गिरा दिए, हालांकि उसके इम्पैक्ट के बारे में उनकी तरफ से कोई बात नहीं की जाती है। और दूसरा उनका क्लेम है S-400 ट्रायम्फ को लेकर, जिसको लेकर वो इतने डेस्परेट हैं कि जमीन पर लगे हुए हर दाग को वो S-400 ट्रायम्फ बताते हैं। अगर आप पाकिस्तान के क्लेम की बात करें तो वो लोग कहते हैं कि हम लोगों ने भारतीय वायुसेना के 3 रफाल फाइटर जेट मारे हैं और 2 और दूसरे फाइटर जेट्स मारे हैं, जिनको लेकर क्लेम किया जाता है कि एक MiG-29 था और दूसरा Su-30 MKI था। अगर प्रूफ की बात की जाए तो उनकी तरफ से कहा जाता है कि हमारे पास में रेडार सिग्नेचर्स हैं, लेकिन परेशानी ये है कि पाकिस्तान के अंदर आपको कई सारे बंशी ड्रोन्स मिले हैं जो फाइटर जेट मतलब व्हाट द हेल यार। हाय 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 हाय, इनकी लॉजिक पे सदके जाऊं मैं, इनकी लॉजिक पे सदके जाऊं। देखो पाकिस्तान के पास जब रेडार सिग्नेचर हो, पूरा प्रूफ हो, तो वो वंशी ड्रोन होता है। जब इनके पास हो तो वो F-16 होता है। 2019 में इन्होंने जो है वो रेडार सिग्नेचर प्रोवाइड किए थे ना, एंड चाहे वो ऑर्केस्ट्रेटेड ही सही, लेकिन इन्होंने प्रोवाइड किए थे। अब जब पाकिस्तान एयरफोर्स की बारी आई है, और एक्चुअली में मतलब हमें रेडार इमेजेस तक जाने की ज़रूरत ही नहीं है। कश्मीर के अंदर, ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर और पंजाब के अंदर क्रैश साइट्स जो हैं वो मतलब पब्लिकली नोन है, तो इसमें हमें इवन रेडार इमेजेस तक जाने की बात नहीं है। और अब मतलब ये चीज़ें घुमा क्या रहे हैं कि वो एक टारगेट ड्रोन था। आई जस्ट मतलब कोई लॉजिक नहीं है इसकी, ठीक है, कि 0.1 या फिर 0.2 RCS का ये जो ड्रोन है, इसको रेडार जो है वो किस तरह से डेजिग्नेट करेगा या किस तरह से आईडी करेगा, ठीक है। रेडार सिस्टम्स आजकल के इतने ज़्यादा स्मार्ट और पावरफुल हो चुके हैं कि वो इवन टारगेट को आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं, ठीक है, उसकी डायमेंशंस के ऊपर, उससे निकलने वाली रेडार सिग्नेचर के ऊपर। तो यहाँ पर टारगेट्स को आईडी तक किया जाता है। AVM औरंगजेब ने मेंशन किया था कि हमारे पास ईमो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑपरेशंस एनवायरनमेंट, जिसमें हर एयरक्राफ्ट को इलेक्ट्रॉनिकली आइडेंटिफाई किया जाता है। अब जो है वो बंशी ड्रोन्स की बात चल पड़ी है कि वो जी रफेल जो इन्होंने एयरक्राफ्ट गिराया वो ड्रोन नहीं, वो एयरक्राफ्ट नहीं, वो बंशी ड्रोन्स कि रेडार सिग्नेचर को मिमिक कर सकते हैं, यानी कि रेडार सिग्नेचर वाला जस्ट लुक एट दिस। इस बंदे ने यहाँ पर मेंशन किया कि रेडार सिग्नेचर को मिमिक कर सकते हैं। लुक एट द साइज ऑफ दिस ड्रोन, ठीक है, ये आई डोंट थिंक सो 0.1 RCS का भी होगा, 0.1 RCS। और ये छोटे छोटे टर्बो जेट इंजन, ये कितना को रेडार सिग्नेचर भाई मिमिक कर लेंगे। एयरक्राफ्ट का इंजन जो है वो 100 किलो न्यूटन का थ्रस्ट जो है वो बाहर निकाल रहा होता है। आप कौन सा यहाँ पर स्टेल्थ एयरक्राफ्ट की बात कर रहे हो जिसको कह रहे हो कि एक सादा सा ड्रोन जो है वो उसका रेडार सिग्नेचर मिमिक कर लेगा? मतलब क्या मतलब लॉजिक बनती है आपकी इस बात की, ठीक है। कार्बन फाइबर उसकी बॉडी है, ठीक है, और मतलब इसका हार्डली वजन जो है वो 2 किलो से ज़्यादा होगा, और इसको जो है वो आजकल के मॉडर्न रेडार जो है वो आईडी नहीं कर सकते।
मतलब इतना आपका दिमाग खराब है और इतना आप अपनी पब्लिक को जो है वो किसी और ही साइड पे लेके जाने की कोशिश कर रहे हो। तो मतलब मुझे नहीं समझ आ रही कि मतलब इसके ऊपर और क्या करना, मतलब करना क्या है इस पे, मतलब कुछ किसी बात की तो लॉजिक बने यार, किसी बात की तो बने। कॉन्सेप्ट यहाँ पर काम नहीं करेगा और जरूरी नहीं है कि आपके रेडार के ऊपर जो ब्लिप दिखाई दे रही है वो एक्चुअली फाइटर जेट हो। लेकिन अगर आप क्रिटिकल होकर चीजों को एनालाइज करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक रफाल का रैकेट हम लोगों ने देखा है और इस रैकेट से एक रफाल, अच्छा अच्छा, मान गया है साफ एक समझ में रफाल आता का। है कि एक रफाल फाइटर जेट गिरा है, लेकिन ये और ये वो राफेल है जो कश्मीर के अंदर गिरा है, ठीक है। ये वो राफेल नहीं है जो बठिंडा के अंदर गिरा है, ये कश्मीर वाला राफेल है। बठिंडा की जो फोटोज हैं वो हमारे पास दिन में आई थी, ये रात में आई हैं, और ये कश्मीर में कहीं से ली गिरा गई हैं। कैसे है उसको लेकर अलग अलग तरीके की स्टोरीज हैं। लेकिन इसको लेकर पाकिस्तान की तरफ से क्लेम किया जाता है कि उन्होंने इस फाइटर जेट को 200 किलोमीटर की दूरी पर मारकर गिराया। अगर पाकिस्तान को रफाल किल की स्टोरी बनानी थी तो ये क्लेम ऑब्वियस था, क्योंकि जिस लोकेशन पर भारतीय वायुसेना के रफाल का रैकेज मिला है तो वहां पर किल अचीव करने के लिए पाकिस्तान को कम से कम 200 किलोमीटर की दूरी पर एक किल अचीव करना था। पाकिस्तानी एयरफोर्स की इन्वेंट्री में इस समय जितनी भी बीवीआर मिसाइल सिस्टम्स हैं उनकी रेंज 150 किलोमीटर से ज्यादा की नहीं है और उस हिसाब से ये रैकेट बीवीआर किल का हो ही नहीं सकता है। इसको लेकर हो ही नहीं सकता। पाकिस्तान एयरफोर्स तो एयरफोर्स है ही नहीं। हमारे पास तो PL-15 एक्सटेंडेड नहीं बल्कि एक्सपोर्ट रेंज वाली है। ये आपके जो है ना, आगे मैं स्टेटमेंट चलाऊंगा आपके फॉर्मर एयर चीफ BS धनोआ का, कि वो क्या कह रहे हैं। ठीक है, ये सुने ज़रा। new weapons come into the play. For example, PL-15 of China was absolutely new. The air-to-air missile, While we BVR. had information of that, the information was the initial version that they gave was 150 kilometer range or so. But clearly, they had the latest version, which probably got supplied before Operation Sindoor, which was 200 kilometers class. सो ये यहाँ पर आपने वीडियो सुनी जहाँ पर फॉर्मर एयर चीफ जो है BS धनोआ, वो इस चीज़ को ओपनली डिक्लेयर कर रहे हैं कि हमारे पास जो है वो हमसे इंटेलिजेंस फेलियर हुआ PL-15 की रेंज को लेकर। और मतलब जहाँ पर हमने गेस करनी चाहिए थी, हमें एक मार्जिन ऑफ एरर रख के चलना चाहिए था 200 किलोमीटर्स का, वहाँ पर हमने अपने पायलट्स को रॉन्ग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की कि 145 किलोमीटर से आगे पाकिस्तान एयरफोर्स कुछ नहीं कर सकती। और ये मतलब अ, ये जो बात कर रहा है, ये वही है, ये वही डिल्यूजन का लेवल है। और मतलब आपके सामने है कि वो फिर ये 145 किलोमीटर की रेंज सोच के गए थे, तो फिर इनके साथ क्या हुआ था। मतलब ये बात तो किसी से अब ढकी दूसरा चुकी नहीं लॉजिकल है। एक्सप्लेनेशन दिया जाता है HQ-9 को लेकर। लेकिन HQ-9P जो पाकिस्तान की तरफ से ऑपरेट किया जाता है तो उसकी रेंज फाइटर जेट साइज टारगेट के लिए केवल 125 किलोमीटर की है। ऐसे में अगर ये किल था तो ये किल HQ-9 का भी नहीं है। वेल, फॉर द स्टार्टर्स, यहाँ पर पाकिस्तान के पास जो है वो HQ-9P भी है, जिसकी रेंज जो है वो आई थिंक इन्होंने 150 किलोमीटर कोड की है, या 120 या फिर 180। ठीक है, HQ-9P जो है वो पाकिस्तान आर्मी एयर डिफेंस कोर के अंदर है। पाकिस्तान एयरफोर्स में जो HQ-9 सीरीज का सिस्टम है वो एक्चुअली में मॉडर्नाइज्ड और इन्हेंस्ड HQ-9B है। ठीक है, उसकी रेंज जो है वो 250 प्लस किलोमीटर है, 300 किलोमीटर के आर पार जाकर वो उस एयर डिफेंस सिस्टम की रेंज जो है वो कहीं खड़ी होती है। तो HQ-9B एक अलग सिस्टम है, HQ-9P एक अलग सिस्टम है। मैं यहाँ पर ये चीज़ सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए आपको बता रहा हूँ। राफेल के जो किल्स हैं वो सारे जो हैं वो PL-15 ने स्कोर किए हैं। ठीक है, मैं इनकी इंफॉर्मेशन के ऊपर कह रहा हूँ कि इनकी जो इन्फो पाकिस्तान मिलिट्री से रिलेटेड है वो ही अभी एक्यूरेट नहीं है, तो इन्होंने क्या जज करना है चीज़ों को। और उस हिसाब से जो तीसरी थ्योरी फ्लोट की जा रही है वो सबसे ज्यादा क्रेडिबल लगती है। तीसरी थ्योरी में कहा जा रहा है कि इस एयरक्राफ्ट को मोस्ट लाइकली एक स्टिंगर लगी है और पायलट की तरफ से इस एयरक्राफ्ट को सैल्वेज भी करने की कोशिश की गई थी, जिससे ये भारत के अंदर इतनी दूर तक आया है। हालांकि अच्छा, मुझे इससे पहले नहीं था पता कि ये जो है वो FM-90 स्टिंगर वाली वीडियो है। मुझे एक यहाँ पर रैंडम रिक्वेस्ट आई कि आपने जो है वो इस वीडियो पे रिएक्ट करना है, तो मैंने जो है वो लिंक क्लिक करके खोल के वीडियो बैठ गया। अब स्टिंगर वाली थ्योरी मैंने पहले सुनी हुई थी कि इनकी कम्युनिटी में से एक बंदे ने ना ये भी थ्योरी स्प्रेड की थी कि जो स्टिंगर मिसाइल है, जो शोल्डर लॉन्च्ड मैन पैड है, उसने एक राफेल को जो है हिट किया है। पाकिस्तान आर्मी जो है वो अमेरिकन FM-90 स्टिंगर भी यूज करती है। हम अपने जो इंडिजिनस हैं आंजा सीरीज के मैन पैड्स उनको भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन
द पॉइंट इज कि यहाँ पर जो रेंज है इन मिसाइल सिस्टम्स की वो हार्डली 5 से 6 किलोमीटर की है या 10 किलोमीटर मैक्सिमम रेंज है। इससे आगे कोई मैन पैड जो है वो टारगेट हिट कर ही नहीं सकता, बिकॉज आईआर मिसाइल होते हैं और जो हीट एयरक्राफ्ट से जो हीट निकलती है उसको कैप्चर करना होता है। तो ज्यादा रेंज के ऊपर आप ऑब्वियसली हीट सोर्स जो है वो डिटेक्ट नहीं कर सकते। तो जब मतलब यार क्या ये बंदा बात क्या कर रहा है यार, कि एक राफेल जैसा हाई स्पीड एयरक्राफ्ट जो कि एटलीस्ट 15 to 20,000 फीट के ऊपर फ्लाई कर रहा है, उसको स्टिंगर से शॉट डाउन किया पाकिस्तान ने। मतलब लॉक ऑन सेंस नहीं बनती यार कि एक जमीन पे खड़ा हुआ बंदा जो है वो मैन पैड उठा के जो है वो एयरक्राफ्ट को लॉक कर देगा। मतलब क्या सेंस बनती है। और बंदा कह रहा है कि ये सबसे क्रेडिबल थ्योरी है, बाकी सब छोड़ो। व्हाट द ऐसा हेल लगता है यार। कि इवेंचुअली ये डिसाइड किया गया था कि इस एयरक्राफ्ट को सैल्वेज करना मुश्किल है, और इसी वजह कि ऐसा सैल्वेज भी करने की कोशिश की। इस एयरक्राफ्ट को मोस्ट थ्योरी फ्लोट की जा रही है वो सबसे ज्यादा क्रेडिबल लगती है। तीसरी थ्योरी में कहा जा रहा है कि इस एयरक्राफ्ट को मोस्ट लाइकली एक स्टिंगर लगी है और पायलट की तरफ से इस एयरक्राफ्ट को सैल्वेज भी करने की कोशिश की गई थी। अच्छा, कह रहे हैं कि स्टिंगर लगने के बाद भी एयरक्राफ्ट जो है वो फुली डिस्ट्रॉय नहीं हुआ। पायलट ने यहाँ पर फिर भी जिससे कोशिश ये की कि भारत के एयरक्राफ्ट अंदर बच इतनी जाए। दूर तक आया वाह। है। हालांकि यार मैं अब क्या कहूँ, वो कहता है कि स्टिंगर मिसाइल जो है वो बॉर्डर के करीब लगी है, एयरक्राफ्ट डैमेज हुआ है, लेकिन इतना डैमेज नहीं हुआ। फिर भी जो है वो इंडिया के डीप इनसाइड जो है वो लड़खड़ाता इधर उधर होता होता वो जो है वो काफी अंदर आया और फिर जो है वो ऐसा आके लगता है कि क्रैश कर गया। इवेंचुअली ये डिसाइड किया गया था कि इस एयरक्राफ्ट को सैल्वेज करना मुश्किल है, और इसी वजह से इसे फाइनली डंप कर दिया गया था। एनीवेज, इस पूरे सिनेरियो में पाकिस्तान कहीं यार मतलब इतना फैंटेसी करनी थी तो फिर डंप ही क्यों किया। कहते ना कि आहिस्ता आहिस्ता आते आते जो है वो रनवे के ऊपर लैंड हो गया, ठीक है, बच गया एयरक्राफ्ट हमारा। ये भी नहीं था कहना कि एक एयरक्राफ्ट शॉट डाउन हुआ है। मतलब इतनी आप फैंटेसीज को फैला सकते हो तो ये भी कर लेते हैं। ये इस चीज को करने से आपको किसने रोका था। पर भी भारतीय वायुसेना को अपने ऑब्जेक्टिव अचीव करने से रोक नहीं पाया है, और इसी वजह से उनकी तरफ से पूरी पता क्या है, जब आपके ऊपर मिसाइल फायर होते हैं ना, तो आपके पास भागने के अलावा और कोई चांस नहीं होता। ठीक है, तो फॉरगेट अबाउट द मिशन। जैसे ही पाकिस्तान एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट ने मिसाइल्स लॉन्च किए, आई वुड से कि इंडियंस की जो फॉर्मेशन है ना उसमें मतलब वैसे ही पैनिक क्रिएट हो गया होगा। आप उसमें फिर जो है वो आप एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते कि आपने मिशन को भी परफॉर्म करना है, बिकॉज आप जिस मोटिव से आए थे कि हमने 100 किलोमीटर की एक सेपरेशन रखनी है ताकि हमारा एयरक्राफ्ट भी शॉट डाउन ना हो। आप असल में 2019 वाली जो एम्बेरसमेंट है उससे बचना चाह रहे थे, जहां पर आपका एयरक्राफ्ट शॉट डाउन हो गया था। और आपकी प्राइम मिनिस्टर ने वहां पे कहा था कि राफेल होता तो ये ना होता। तो आपकी एयरफोर्स का ऑब्जेक्टिव ही पहला ये था कि हमने अपने एयरक्राफ्ट को लूज होने से बचाना है। क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव हिट हो या ना हो, दिस डजेंट मैटर। जब आपका एयरक्राफ्ट शॉट डाउन होता है तो ये आपके लिए एक नेशनल एम्बेरसमेंट होती है। और इंडिया की यहाँ पर चाहे इंडियन गवर्नमेंट हो, इंडियन एयरफोर्स हो, सबकी यहाँ पर ये कोशिश थी एयरक्राफ्ट लूज ना हो। और इवन पाकिस्तान एयरफोर्स की भी यही कोशिश थी कि हमारा एयरक्राफ्ट लूज ना हो। लेकिन फिर भी आपकी साइड पे एयरक्राफ्ट लूज हुए हैं, तो मतलब इसको अब इस किस तरह से कन्वर्सेशन डिफाइन केवल करोगे आप। लॉसेस के ऊपर लाकर छोड़ी गई है ताकि मेन चीज को डिस्कस करे ही ना। हालांकि जिस टॉपिक के ऊपर पाकिस्तान चीजों को डिस्कस करना चाहता है, वहां पर भी पाकिस्तान को काफी ज्यादा ह्यूमिलिएशन हुई है, क्योंकि इस एयरक्राफ्ट के ऊपर पाकिस्तान की तरफ से 5 बीबीआर मिसाइल सिस्टम्स मारी गई थी, और एक भी मिसाइल सिस्टम भारतीय वायुसेना के रफाल प्रूफ कहाँ है। तुम लोगों ने इंटरनेट के ऊपर लगाई होती है ना, प्रूफ कहाँ है, प्रूफ कहाँ है। इसका प्रूफ कहाँ है कि हमने 5 बीवीआर मिसाइल। हाँ ये तो बात है कि हमने बीवीआर मिसाइल फायर की थी, लेकिन 5 किसने कहा है, 5 एयरक्राफ्ट 5 बीवीआर मिसाइल फायर की थी। एंड सब मिसाइल्स को डॉज कर गया। 2019 में इनकी कहानी थी कि हमने SU-30 के ऊपर पता नहीं कितनी ज्यादा कोई AIM-120 फायर की, लेकिन फिर भी वो एयरक्राफ्ट जो है वो ऐसे ऐसे करके जो है वो डॉज हो गया। अगेन वही थ्योरी, पुरानी थ्योरीज फ्लोट कर रहे हैं कि हमने राफेल के ऊपर PL-15 फायर की, और राफेल जो है वो अपने स्पेक्ट्रा EW स्वीट को
जो है वो इस्तेमाल करते हुए जैम, कभी उसको जैम कर रहा है, कभी उसको इवेड कर रहा है। मतलब क्या सुपरमैन किस्म का एयरक्राफ्ट है यार। को नहीं लगी है। इसके अलावा बाद में जो भारतीय वायुसेना ने किया है, उसके चलते पाकिस्तान एयरफोर्स वही ना, मतलब इसके बाद जो किया है मतलब मतलब यार मैं मतलब इनकी ना स्टुपिडिटी के ऊपर मैं बहुत ज़्यादा, वैसे ये इनकी मिस्टेक नहीं है। देखो, आप इनको साथ में को इतना बड़ा लॉस फेस करना पड़ा तो ऑब्वियसली उससे जान छुड़वाएंगे ना, वो किसी ना किसी तो तरह तो इन्होंने करना है। आप सो मैंने पहले भी ये बात कही है कि आप सोच के देखो बस, जिस एयरफोर्स ने एक दिन में 1 घंटे के अंदर 8 एयरक्राफ्ट लूज किए हों, या 7 भी चलो लूज किए हों इनके मुताबिक, तो उसका हाल जो है वो 8 मई को और 9 मई को क्या होगा। वो अपनी ब्रीफिंग्स में, अपनी मीटिंग्स में क्या डिस्कस कर रहे होंगे कि 8 एयरक्राफ्ट आपने लूज किए हैं, हमने लूज किए हैं, हम नेशन को क्या जवाब देंगे। अभी तक आपकी एयरफोर्स ने आके अपने लॉसेस को एक्सेप्ट नहीं किया इस डेंजर से। पाकिस्तान तो यहाँ पर शुरू दिन से एयर बेसिस के ऊपर जो डैमेज हुआ है उसको ओपनली डिस्कस कर रहा है। DGISPR ने यहाँ पर डिस्कस किया कि एक एयरक्राफ्ट जो है वो डैमेज हो रहा है, रिपेयर उसका इन प्रोग्रेस है, एयर बेसिस के ऊपर डैमेज हुआ है, और सारी ऐसी चीजें हमने ऑन रिकॉर्ड डिस्कस की हैं, ठीक है। लेकिन आपने क्या डिस्कस किया, आपने तो अपने लॉसेस को एक्सेप्ट नहीं किया। जो एयर बेसिस पे आपने, आपकी एयर बेसिस के ऊपर डैमेज हुआ है, ठीक है, आपके जो एयरमैन जो है वो मरे हैं, कुछ जो है जख्मी हुए हैं, जो जहां पर आपके एयर चीफ जा जाकर जो है वो कंडोलेंसेस दे रहे हैं, तो वो तो चीज़ अलग है, उसको तो आपने एक्सेप्ट ही नहीं किया। तो यही बात है कि यू नो बात घुमा फिरा कर लेकर आने का इनको शौक है कि हमने किसी ना किसी तरह से ना 150-200 मिसाइल मार के, चलो 100 मिसाइल मार के हमने पाकिस्तान की कुछ बेसिस को हिट कर दिया। 11 का ये क्लेम करते हैं, सिर्फ 4 बेसिस के ऊपर इम्पैक्ट हुआ है, और उनमें से भी 2 के ऊपर सिर्फ रनवे के ऊपर इम्पैक्ट हुआ है, ठीक है, जिसको बाद में कुछ ही घंटे के अंदर पैचअप करके वो जो एयर बेसिस हैं ऑपरेशनल हो गई। यहाँ पर पाकिस्तान एयरफोर्स की कोई भी एयरबेस जो है वो 1 मिनट के लिए इन ऑपरेशनल नहीं हुई। अगर किसी रनवे को डैमेज हुआ है तो सेकेंडरी रनवे जो है उसी टाइम के ऊपर एक्टिव कर दिए गए थे, ठीक है। मतलब जो ये डिल्यूजन में है ना कि हमने आधी पाकिस्तान एयरफोर्स को उड़ा दिया, तो सोचो, ठीक है, अब सिंदूर 2 करना है ना, तो यही सोच के आना कि आधी पाकिस्तान एयरफोर्स तो है ही बेकार, मतलब पूरी, बल्कि पूरी समझ लो यार, हम तो कुछ है ही नहीं, ये समझ के आना, फिर तुम लोगों को बताएंगे। जो क्या कहते हैं 60-0 फिर ना किया तो फिर जो है वो फिर कहना, मतलब अजीब तमाशा। वो स्टिंगर वाली स्टोरी सुन के ना मैं कसम से, इससे बेहुदा चीज जो है वो मैंने आज तक जो है वो नहीं सुनी। इवन दो वीडियो पुरानी है, इवन दो यहाँ पर वीडियो जो है वो तकरीबन 5 महीने पुरानी है, लेकिन आप इनका मेंटल लेवल चेक करो कि उन दिनों में इनके क्या हालात थे, किस तरह की वाइल्ड गूज चेज ये जो है वो कर रहे थे। तो यार अच्छा, मैं कसम से बताऊं, इस वीडियो में जो है वो फैक्ट्स, या फिर फैक्ट्स तो दूर की बात, इसमें जो है वो सिचुएशन से ज़्यादा जो है वो कॉमेडी थी। और इवन तो मैंने जो है वो इससे, इस वीडियो से रिलेटेड पहले काफ़ी सुना हुआ था, लेकिन आज जो है वो बाई चांस जो है वो देख ली है। एंड मतलब काफ़ी जो है वो मज़ा ही आया एक किस्म का, मैं यही कह सकता हूँ। एंड जिसने भी यार ये वीडियो जो है वो सजेस्ट किया ना, कूडोज टू यू, आपका थैंक यू, जिसने जो है हमारी इंटेंशन में लेके आई ये वीडियो। एंड बाकी यही थोड़ी सी वीडियो जो है वो अगेन लंबी हो रही है। मैं कोशिश यहाँ पर करता हूँ कि इनको छोटा से छोटा करने की कोशिश करूँ, बट अगेन फिर वो जो है, इस चैनल का मकसद ही यही है कि जितना सिंपल हो सके, जितना डिटेल में हो सके, आपको जो है वो चीज़ों को समझाया जाए। मेन चैनल जो है वो एक और पर्पस के लिए है, वहाँ पर आपको इंस्टेंट अपडेट्स मिलेगी। यहाँ पर हम चीज़ों को थोड़ा सा इजी होके डिटेल के अंदर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, जैसा मैं आपसे अब कर रहा हूँ। तो अपॉलॉजीज फॉर दिस, यू नो वीडियोस अगर थोड़ी सी लंबी हो रही हैं, एंड आई विल ट्राई टू कीप देम शॉर्ट एज मच एज आई कैन। और बाकी आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि तमाम चीज़ें क्लियर हैं, एंड अगर कोई भी सजेशन है तो काइंडली कमेंट में उसको ज़रूर मेंशन करें। बाकी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।